चलिए ये देखिए मेरे हाथ में देख रहे होंगे एक रोलर और एक नाइफ। ठीक है, आज आपको इस नाइफ और इस रोलर के जरिए बड़े प्यार से काम करके मेहनत करके फिजिक्स समझाने की कोशिश करते हैं और आप भी उसको एंजॉय करेंगे, मैं भी एंजॉय करूंगा। ठीक है ना, मैं काम करूंगा, बस आप मज़े लेकर के देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, मेरे पास ये एक रोलर है, मुझे इस रोलर के 2 टुकड़े करने थे। मुझे एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस रोलर का आधा हिस्सा चाहिए था, लेकिन मैंने अब इस रोलर को कट करने के लिए मेरे दिमाग ने काम किया कि चलो एक काम करते हैं, किचन में चलते हैं और वहाँ से छुरी उठा कर लाते हैं। तो हम किचन गए और ये नाइफ उठा लाए। ठीक है, ऐसे ही एक पुराना सा नाइफ पड़ा हुआ था, इस नाइफ को लेके आ गए। तो इस नाइफ से हमें इसको कट करना है। अब इसके पीछे की फिजिक्स को हमें जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस नाइफ की ये वाली जो एज है ये इसकी शार्पर एज है और ये वाली जो एज है ये इसकी ब्लंट एज है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है और इस वाली साइड में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, मतलब यहाँ से कट लग सकता है। हालांकि आप कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, और अगर करना भी चाहें तो बड़ी सावधानी के साथ करें। अब फिजिक्स में क्या ऐसा हम देख रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहली बात जब हम इसको कट लगाने की कोशिश करेंगे तो मैंने ये आपको ये दोनों एजेस क्यों दिखाई, ये दोनों एजेस यानी कि एक तरफ से ब्लंट है यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है और एक तरफ का एरिया कम है। तो इसलिए दिखाया क्योंकि जब मैं इसको कट करने की कोशिश करूँगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि प्रेशर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ ईजियर टू कट एनीथिंग विद अ शार्पर नाइफ देन ए ब्लंट नाइफ। तो ये जो इसका शार्पर एज है इससे कट करना इसको आसान होगा और ब्लंट साइड से इसको कट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। पहली बात तो कट लगेगा ही नहीं। देखिए करके दिखाते हैं, पहले मैं ब्लंट साइड ही लेता हूँ। ठीक है, तो इस ब्लंट साइड से जब हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा खासा फोर्स भी लगा रहे हैं, प्रेशर भी दे रहे हैं, ये यहाँ पर कट लगने की कोशिश में भी है। हालांकि ये भी कोई इतनी चौड़ी साइड नहीं है कि कट नहीं लग सकता, लगा तो देगा ये कट, लेकिन इतना शार्पर या इतना अच्छा कट नहीं करेगा और वैसे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब उसी के अपोजिट आप देखिए इस शार्पर एज को। ठीक है ना, अब यहीं पर जहाँ मैंने कट लगाया है यहीं पर मैं एक शार्प वाली साइड से कट लगाने की कोशिश करूँगा तो देखिए उतनी ही ताकत से ये दिख रहा होगा आपको कि कट लगना स्टार्ट हो गया। देखिए कट लग गया। ठीक है ना, ये जा रहा है अंदर और ये चीज़ मतलब ये रोल हमारा जो है वो कटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो आपको यहाँ पर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉलर विल बी द प्रेशर एंड स्मॉलर इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लार्जर विद द प्रेशर। तो ये जो स्मॉलर एरिया है यहाँ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और प्रेशर के ज़्यादा अप्लाई होने से आसानी से चीज़ें कट रही हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कट लगा लेते हैं पहले और फिर आगे की फिजिक्स समझाते हैं आपको। ठीक है, अब बड़े काम की बात और समझिए, इस नाइफ में ये जो हैंडल दिया है आखिर ये इस तरह से वुडन का हैंडल क्यों दिया है, दूसरी बात ये इस तरह का हैंडल क्यों दिया है, क्यों ना हम इस हैंडल को हटा करके यहाँ पर भी ऐसे ही एक नाइफ का यही हिस्सा लोहे का ऐसे ही जैसा यहाँ है इसको पीछे निकाल लेते, उसको पकड़ के कट लगाते, तो पता है कितना मुश्किल होता। अरे जान निकल जाती भाई मेरी, समझ रहा है कैसे, क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया और यहाँ एरिया की बात करते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया शार्पर एज का एरिया कम था और ब्लंट एज का एरिया ज़्यादा था, उसके भी कंपैरिजन में ये वाला एरिया और ज़्यादा है। देखिए ये एरिया और ज़्यादा है। ठीक है, ये एरिया और ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ से इसको पकड़ना है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाने से मेरे हाथ पर पड़ने वाला जो प्रेशर होगा वो कम होगा। जब मैं अपने हाथ से इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा, यानी कि इसको ऐसे काटने के लिए जब इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा, ताकत लगाऊंगा ऐसे, तो फोर्स लगेगा नीचे की ओर और ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है इसके ज़्यादा हो जाने से प्रेशर कम पड़ेगा। अगर इसी की जगह ये हमारी लोहे की ही ये नाइफ ऐसे सीधी इतनी ही पतली होती है और मैं उसको कट लगाने की कोशिश करता है ऐसे पकड़ के, तो कर ही नहीं पाता। आप समझ पा रहे ना, ओके, कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बड़ी सावधानी के साथ करिएगा। ठीक है ना, जो भी काम करना है बहुत सावधानी के साथ करना है। अब देखिए, यानी कि ये भी आपको बात समझ में आ गई कि हैंडल को ये थोड़ा सा वुडन का बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको थोड़ा सा चौड़ा क्यों बनाया जाता है। ये चौड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर रिड्यूस हो जाए, हाथ पर पड़ने वाला प्रेशर रिड्यूस हो जाए। क्लियर, चलो जी, एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ और फिर से हमने इस पर एक कट लगाया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहें, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, ये चीज़ कटती जा रही है। इसके साथ साथ अब मैं आपको एक नई बात और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसकी शार्पर एज को छुआ, मैं इसको कट लगा रहा हूँ तो बड़ी मेहनत करके कट लगा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा होगा कि बस ये बड़े प्यार से कट रही है, इतनी प्यार से नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि ये उतनी आसानी से कटने वाली चीज़ है ही नहीं। ये क्या है, आप देख रहे हो कार्डबोर्ड है। ठीक है ना, तो कार्डबोर्ड के अंदर जो है ये
जब नाइफ चल रही है तो बड़ी रगड़ खा रही है, रगड़ खाना मतलब रब कर रही है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि जब इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है, और हमने पढ़ा है कि जब दो बॉडीज रिलेटिव मोशन करती हैं तो रिलेटिव मोशन करती हुई दो बॉडीज जब एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब जब इन दोनों बॉडीज को, जब मैं इस नाइफ को यहाँ पे चला रहा हूँ तो इस कार्डबोर्ड और नाइफ के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उस हीट की वजह से ये जो इसकी एज है, ये वाली एज गर्म हो जा रही है। आप छू के देखेंगे 100 के 100% आपको गर्म लगेगी, मुझे अच्छी खासी गर्म लग रही है, क्योंकि आपको तो वो चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से महसूस हो रही है कि ये एज गर्म हो जा रही है इसको कट करते हुए, ठीक है। तो वो किसके कारण गर्म हो रही है वो आप समझ रहे होंगे, दोनों के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन के कारण। और मुझे इतनी ताकत भी क्यों लगानी पड़ रही है, वो भी इसलिए लगानी पड़ रही है, अगर मैं इसी की जगह पर एक खीरा काट रहा होता तो कितनी आसानी से कट जाता, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते मॉलिक्यूल। यहाँ पर कार्डबोर्ड की बनाते समय की डिज़ाइनिंग करते समय ऐसा किया गया है कि हम मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और वो उनको कट करना इतना आसान नहीं है। चलिए जी, यहाँ तक की फिजिक्स समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर आपको एक्शन और रिएक्शन का केस भी बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है, और साथ ही साथ अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स का केस भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं अपना ये हाथ छोड़ करके और इसको कट करने की कोशिश करूँ इस रोलर को, तो जब मैं इस रोलर को कट करने की कोशिश करूँगा तो ये रोलर देखिएगा मैं उतना ही काम करूँगा, वही सेम काम करूँगा अभी भी। इतनी मैंने यहाँ पर ताकत नीचे की ओर भी लगाई, इतनी आगे की ओर लगाई, और जैसे ही मैंने आगे की ओर ताकत लगाई तो ये जो आपका रोल है, ये रोल सीधा निकल गया, ठीक है। देखिए आप, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, अब ये कट नहीं रहा है, कट नहीं हो रहा है, कट ना होने के बजाय बल्कि क्या कर जा रहा है, मूव कर जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए इसके पीछे के कारण को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आगे की ओर, तो इसको रोकने के लिए कोई रिएक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल भी कोई रिएक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहा है फोर्स, लेकिन वो उतना नहीं है, उतना सक्षम नहीं है कि वो इसको रोक सके। बोलिए कौन सा फोर्स लग रहा है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ आगे की ओर, तो आगे की ओर फोर्स अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, ये मेरा एक्शन है, और उधर से मिलने वाला जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम है। हालांकि एक फ्रिक्शन एक लग रहा है, देखिए इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन चूंकि आप देख रहे होंगे मार्बल जो है ये बहुत फ्रिक्शनलेस है, मतलब यानी कि फ्रिक्शनलेस तो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो रफनेस है वो बहुत कम है। रफनेस बहुत कम होने से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इसको रोक पाने में सक्षम नहीं है। अगर इसको वो फ्रिक्शन रोक पाता तो मेरी ये छुरी आगे पीछे मूव कर सकती थी, लेकिन चूंकि मैं जैसे ही आगे फोर्स लगा रहा हूँ फ्रिक्शन उतना मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये बॉडी आगे खिसक जा रही है। इसमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हम किसी बॉडी पर जब एक्सटर्नली कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, अनबैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि मैं जो एक्शन लगा रहा हूँ वो ज़्यादा है और जो उधर से फ्रिक्शन मिल रहा है वो कम है। तो एक्शन रिएक्शन जब आपस में इक्वल नहीं, यानी कि बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है अनबैलेंस फोर्स होने की वजह से एक्सटर्नल, मेरे हाथ का जो फोर्स है वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। और ये बात कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि अगर हम किसी बॉडी पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके, अगर वो रेस्ट में है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ में आपने पढ़ा होगा, F बराबर ma, और F बराबर ma में जब मैं यहाँ से एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर देगा। क्यों, क्योंकि उधर से कोई भी मतलब बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए जी, ये बात समझ में आती है। इसको आगे ले जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन पीछे की ओर काम कर रहा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना चाहिए। जब मैं इसको खींच के पीछे ला रहा हूँ तो फ्रिक्शन उस ओर काम कर रहा होगा, क्योंकि जिस ओर बॉडी मूव करने की कोशिश करती है उसके जस्ट अगेंस्ट में फ्रिक्शन काम करता है। तो अगर बॉडी का टेंडिंग मोशन इस ओर है तो फ्रिक्शन उस ओर लग रहा होगा, लेकिन वो उतना नहीं है कि इसको रोक सके। क्लियर। अब उसी फ्रिक्शन उतना ना मिलने के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, इस रोल को ऐसे यहाँ से पकड़ना पड़ रहा है मुझे। यहाँ से पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ की इस ग्रिप से मैं इसको यहाँ से पकड़ के फोर्स दे रहा हूँ। देखिए, जब मैं इस नाइफ को आगे की ओर चला रहा हूँ तो मुझे पीछे की ओर फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं इसको आगे की ओर चला रहा हूँ, यानी कि नाइफ जब मेरी, देखिएगा यहाँ से, जब मेरी नाइफ आगे की ओर जा रही है तो मैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जानबूझ के, उठा रहा हूँ, मैं उठा ले रहा हूँ। जब नाइफ आगे की ओर जा रही है तो मैं उधर से फोर्स लगा रहा हूँ इधर की ओर, तो ये जो एक्शन है उधर से रिएक्शन भी मिल रहा है, साथ ही साथ मेरी उंगलियों से
एक और फोर्स मिल गया फ्रिक्शन के सपोर्ट में, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के इस नाइफ के ऊपर मेरे इस वाले हाथ से लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जा रहे हैं, तो बॉडी मूव नहीं कर रही है। मतलब ये रोल के ऊपर एक बैलेंस फोर्स अप्लाई हो जा रहा है। उस बैलेंस फोर्स के अप्लाई हो जाने की वजह से रोल मूव नहीं कर रहा है, केवल ये नाइफ मूव कर रही है ऐसे। क्लियर? अब जब मैं इस नाइफ को उधर से इधर की ओर ला रहा हूँ, अब देखिए जब मैं उधर से इधर की ओर लाऊंगा तो अब मैं अगर उंगलियों को भी इधर ही फोर्स लगाऊं और उसको भी इधर लाऊं तो ये तो खुद ही मूव करे चला रहा है नीचे इधर की ओर। अब मुझे इसको रोकने के लिए इधर से फोर्स लगाना पड़ रहा है, देखिए ऐसे। यानी जब मैं उधर से नाइफ को इधर ला रहा हूँ तो ये फोर्स यहाँ से अप्लाई करना पड़ रहा है। देखिए एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। जब उधर से नाइफ को लेके आएंगे तो अब चाहे उंगलियां ना लगाऊं लेकिन ये लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन उतना ना मिल पाए तो यहाँ से इसको पकड़ना पड़ेगा। और इसको ग्रिप देने के लिए भी एक बड़े काम की बात है कि ये जो सरफेस है आपका ये भी रफ है। अगर ये रफ ना होता और ये बिल्कुल फ्रिक्शन लेस होता, एकदम स्मूथ होता, परफेक्टली स्मूथ होता, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ के भी नहीं मूव करा सकता, मतलब कट करा सकता था। क्यों? क्योंकि परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर मुझे ग्रिप नहीं बन पाती मेरी। और ग्रिप बनाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए होता है? फ्रिक्शन चाहिए होता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन है मौजूद, उसकी वजह से मैं ग्रिप बना पा रहा हूँ और इसको कट कर पा रहा हूँ। तो अभी तो हमने एक्सपेरिमेंट शुरू भी नहीं किया। आपने जिस एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके बावजूद मैंने दिमाग ने मेरे ये काम किया कि भाई एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो हम काम कर रहे हैं इस काम में भी तो फिजिक्स लग रही है, चलो उस फिजिक्स को क्यों ना एंजॉय किया जाए। तो हमने अब यहाँ की फिजिक्स को एंजॉय किया। इसमें और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो कि आपको एक्सप्लेन किए जा सकते थे, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अब ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेटरी नहीं बनाते हैं। मैंने जितना बताया उतना अगर आपकी समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छा रहा होगा। और बस इस रोल को मैं अभी कट करके किसी अपने नए एक्सपेरिमेंट जिसके लिए मैं इसको कट कर रहा था, ताकत लगा रहा था, उसके लिए तैयार कर लेता हूँ। और आप देख रहे होंगे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि मैं कितनी ताकत लगा रहा हूँ। और ये भी मुझे ज़रूर बताएं आखिर ये इतनी ताकत लगानी क्यों पड़ रही है। अगर इसकी जगह खीरा होता या इसकी जगह ककड़ी होती या इसकी जगह सेब होता या इसकी जगह बनाना होता तो वो क्या वो भी इतनी ही ताकत से कटता? क्या इतना ही जोर लगाना पड़ता? क्या उसके बीच में भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता? बस आपको इतना बताना है कि अगर इसकी जगह खीरा होता तो क्या जो ये मेरी अभी छुरी गर्म हो गई, बहुत अच्छी खासी गर्म हो रखी है, ये अगर मेरी छुरी गर्म हो गई है तो क्या खीरा काटने के लिए भी ये छुरी गर्म हो जाती? कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताएं कि खीरा कट करते समय भी ये छुरी गर्म होती या नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, क्या इतनी ताकत ये लगाने क्यों पड़ रही है, थोड़ा सा आप इसका भी मुझे अंदाज़ा दीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए खैर, आखिर हम लोग कामयाब हो गए काफ़ी देर से मेहनत करने के बाद और फिजिक्स जानने के बाद। और देखिए एक बात ये भी हुई कि ये मत सोचिएगा कि हमने इसको इक्वली कट किया है। अभी दोनों इक्वल तो नहीं है, लेंथ दोनों की अलग अलग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। जो चीज़ें आप आराम से किताबों में पढ़ते हैं वही चीज़ें आपको यहाँ भी जानने और सीखने को मिली होंगी और बड़े प्यार से देखते हुए मिली होंगी, काम करते हुए मिली होंगी। अगर आपने वाकई में वीडियो को लाइक किया है और अगर आपको वाकई में वीडियो से कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी अगर आपको गेन हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे हम लोग अदर यानी कि इन एक्सपेरिमेंट के अलावा हम लोग वीडियो लेक्चर्स और भी अपलोड करते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने क्लासरूम के जो लेक्चर्स होते हैं यानी कि जिनको हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स कह सकते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। उन प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स का आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसमें हम लोग 11th 12th जेई और नीट के प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स अपलोड करते हैं। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।